हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा हम में से कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है, बात बात पर बिगड़ जाते हैं। कई लोगों को भूख नहीं लगती, कोई बार बार खाना मांगता है और हमें लगता है कि ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये कई बार मेंटल इलनेस के ट्रेट्स हो सकते हैं और हम में से कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमें इन प्रॉब्लम्स के बारे में टाइम रहते पता चल जाए तो हम इन्हें ट्रीट कर सकते हैं। और इनके बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास मेरे स्टूडियो में जुड़ी हैं एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शीनम गोयल। तो मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि हम अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर शीनम। Thank you so much, Dr. Meenu, for having me on the show. It's a great opportunity for us to share the platform with you today. तो डॉक्टर शीनम, आप मेरे व्यूअर्स को सबसे पहले तो यही बताइए कि कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जिससे पता चलता है कि किसी को किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है या कह लीजिए कि हम मेंटली इल हैं। Thank you, Dr. Meenu, for asking me this question. बहुत कॉमनली हमने देखा है कि फैमिली मेम्बर्स के अंदर कुछ चेंजेस हम नोटिस करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की जो बिगिनिंग हो सकती हैं। जैसे कि कॉमनली आप ऑब्जर्व करें, नंबर 1 वुड बी सैडनेस ऑफ मूड, यानी कि पेशेंट का मन उदास रहना, उसका बात कम करना, बहुत आइसोलेटेड रहना, अलग अलग रहना। नंबर 2 हो सकता है कि उसका पहले जैसे किसी काम में मन ना लगे, जैसे किसी चीज़ को एंजॉय करना, टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, कोई स्पोर्ट्स खेलना, तो उन चीज़ों में जो चीज़ें आप पहले एंजॉय करते थे उसमें आपका इंटरेस्ट कम हो जाना। नंबर 3 हो सकता है, जैसे आपने मेंशन किया, कि उनका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है या उनका एपेटाइट चेंज हो जाता है। इट कैन बी बोथ इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना खाना या बहुत नींद आना, या बहुत कम खाना खाना या बहुत कम नींद आना। तो दोनों में से कोई भी सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट कैन बी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, उनका बार बार आपको बोलना कि मेरा लगता नहीं है कि सही से काम हो पाएगा या मेरे को भरोसा नहीं है अपने ऊपर। तो ये कॉमन साइंस और चेंजेस होते हैं जो अगर आप किसी फैमिली मेम्बर में ऑब्जर्व करते हैं तो दे नीड मेंटल हेल्थ ओपिनियन, दे नीड एक्सपर्ट ओपिनियन, तो आप उनको किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा सकते हैं। ओके मैम, साइकेट्रिस्ट का नाम सुनते ही सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं पागल हूँ। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो होता है पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना। तो हाउ टू डू दैट, मतलब हम कैसे किसी को अपने लव्ड वंस को लेकर आएँ? अगर हम सिम्टम्स को देखकर पहचान भी लेते हैं कि ये पेशेंट है, तो कैसे लेकर आएँ आपके पास? आई अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ के साथ एक बहुत बड़ा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि हम पागल नहीं हैं या ये हमें नहीं हो सकता। तो हमें इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या कोई भी अदर मेंटल हेल्थ इशू हम में से किसी को भी हो सकता है। जब हम इस स्टिग्मा को कम करेंगे तभी हमारे जो कॉमन लोगों के बीच में ये मिथ बना हुआ है कि वो मैं पागल नहीं हूँ या मैं उसे नहीं दिखाऊंगा, तो ये कम हो सकता है। तो सबसे पहले हमें उसको कंफर्ट देना है कि वी आर गोइंग जस्ट फॉर एन ओपिनियन, दे आर डॉक्टर्स, दे विल ट्रीट यू लाइक अ पेशेंट, राइट। नंबर 2 इज़ ये चीज़ें घर बैठ के कोई यूट्यूब की वीडियो या कोई कंटेंट पढ़ के ठीक नहीं हो सकता। समटाइम्स यू नीड हेल्प एंड इट इज़ नॉट बैड कि इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ शेम कि हम किसी से हेल्प ले रहे हैं। तो हम उसको सिर्फ अगर 3 सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर हम उसको हमेशा कहें कि वी आर देयर विद यू, हम आपके साथ हैं, जो ये फेज़ है, जो ये इलनेस का फेज़ है, ये कुछ समय के लिए होता है। नंबर 2, उसको पूछना कि आपके हिसाब से आपको क्या चाहिए इस टाइम पर। डू यू नीड फ्रेंड्स, डू यू नीड फैमिली, डू यू नीड अ डॉक्टर, तो उस हिसाब से उनसे पूछना चाहिए। और नंबर 3, इट इज़ ऑलवेज ईजी टू बुक अ कंसल्टेशन एंड गो अलॉन्ग विद देम, आप उनके साथ जाएँ। सो आई थिंक सो पेशेंट के मन में जो फियर होता है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो वो हम खुद कम कर सकते हैं। जी, एक चीज़ और जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है पेशेंट्स के लिए कि जब साइकेट्रिस्ट हमें कोई भी मेडिसिन देता है तो ऐसे लगता है दे विल पुट यू ऑन सेडेटिव्स, हम सारा दिन सोते रहेंगे और हमारी मेंटल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी दोनों कम हो जाएंगी और फिर हम उसके लाइक विल गेट यूज्ड टू इट एंड विल गेट एडिक्टेड टू दैट मेडिसिन, तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलेंगी। इसके लिए आप थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को सही गाइड करें। श्योर, आई थिंक सो बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ओपीडी में आके भी ये बात पूछते हैं कि अगर मैं किसी साइकेट्रिक डायग्नोसिस देती हूँ उनको, तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलेंगी, क्या ये दवाइयाँ एडिक्टिव हैं
क्या ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग हैं? तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हर डायग्नोसिस सेम नहीं होता और हर डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट सेम ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है। अगर आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप अपने साइकाट्रिस्ट से सबसे पहले कंसल्टेशन के दौरान ही पूछें कि मेरा डायग्नोसिस क्या है और उसका कितनी देर ट्रीटमेंट चलेगा और उन दवाइयों के किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जो ये मिथ है कि हम कोई नींद की मेडिसिन देंगे या वो सारा दिन सोता रहेगा, दैट इज़ अनट्रू। इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लोग कंप्लायंट नहीं होते हैं, लोग टाइमली विज़िट नहीं करते हैं, बिना किसी साइकाट्रिक ओपिनियन के वो एक ही प्रिस्क्रिप्शन हर जगह जगह केमिस्ट से लेके वो खाते रहते हैं कि हमें इससे बेटर लग रहा है। बट दीज मेडिकेशंस आर फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड दे आर गिवन एज पर द रिक्वायर्ड जो हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं उसको हम फॉलो करके, गाइडलाइंस को फॉलो करके वो ड्यूरेशन के लिए दी जाती हैं। दिस शुड बी स्टॉप्ड ओनली विद अ कंसल्टेशन विद अ राइट डॉक्टर और अ साइकाट्रिस्ट। ओके, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर शीनम। मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी डॉक्टर से, स्पेशली साइकाट्रिस्ट से कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसे अपने हिसाब से कंटिन्यू ना करें और डॉक्टर के पास जब भी हमारा नेक्स्ट विजिट है जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उसे बंद करें। डॉक्टर शीनम से अगर आप मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं तो इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि साइकेट्रिक मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते होंगे, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन होता है, इनको लेने का जो पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है। और अक्सर हम लोग डॉक्टर्स के पास जब नहीं जाते या हम मेडिकेशन खुद ही घर में करते हैं अपने हिसाब से, चाहे यूट्यूब से या कहीं से भी पढ़कर, किसी से सुनकर, तो डॉक्टर्स के पास ना जाने से, राइट टाइम पर कंसल्टेशन ना लेने से हम किन प्रॉब्लम्स को अपने घर में इनवाइट करते हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो डॉक्टर शीनम, आप हमें बताएं मेरे व्यूअर्स को कि अगर हम डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं करते, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते, तो उसके क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जी, कोई भी इलनेस जब स्टार्ट होता है तो वो माइल्ड इलनेस से, उसके सिम्टम्स से शुरू होता है, लेकिन जब हम टाइमली विज़िट नहीं करते हैं, उसमें अर्ली इंटरवेंशन नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी सिम्टम्स की जो सेवेरिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हम कॉमन मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, जब वो शुरू होता है तो उसके सिम्टम्स जनरली सैडनेस ऑफ मूड, यानी कि मन उदास रहना, खाना ना खाना, काम में मन ना लगना, इसी सिम्टम्स के साथ वो बिगिन होता है। लेकिन अगर हम उसको टाइम से विज़िट नहीं करते हैं तो उसके सिम्टम्स की सेवेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। एंड एज वी ऑल नो कि लास्ट स्टेज में कई बार पेशेंट को नेगेटिव थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म, यानी कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्याल भी आते हैं। अगर हम सुसाइड की बात करें तो सुसाइड एक बहुत ही कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, स्पेशली इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 29। अगर हम न्यूज़ चैनल्स को खोल के देखते हैं तो एवरी डे इन द न्यूज़पेपर और ऑन द टीवी वी सी वन और द अदर पर्सन कमिटिंग सुसाइड। जैसे डॉक्टर मीनू ने हमसे पूछा था कि अगर हम टाइमली विज़िट नहीं करते हैं तो इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। सुसाइड तो इसका एक बहुत कॉमन, जो मैंने आपको बताया, इससे और भी मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसको हम खुद ही इन्वाइट कर रहे हैं एक डॉक्टर को टाइम से ना दिखा के, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, स्लीपिंग इश्यूज़, then relationship issues, diabetes, thyroid and also hormonal imbalance। तो अगर हम टाइम से दिखाएं तो ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली देखी जाती है वो है एडिक्शन। आज शायद हम सब किसी ना किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं। किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है, किसी को फ़ोन का, किसी को इंटरनेट का, तो किसी को पबजी का। और कोई भी एडिक्शन अच्छा नहीं होता। और क्या आप जानते हैं, एडिक्शन भी एक मेंटल इलनेस है। तो डॉक्टर शीनम, आपका एक डी एडिक्शन सेंटर है और आप इसके ऊपर भी काम कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी सबसे पहले आप बताएं कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो मैक्सिमम आपके पास आते हैं किस एडिक्शन के लिए? जी, डॉक्टर मीनू, हमारे पास जैसे डी एडिक्शन सेंटर में जो कॉमनली पेशेंट्स आते हैं, अल्कोहल, हमें पता है इस चीज़ के बारे में, स्मोकिंग डी एडिक्शन के लिए। आजकल एक और चीज़ बहुत ही कॉमन है जो कॉलेज स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, दैट इज़ कैनबिस, जो बच्चे लेते हैं। दूसरा है जो छोटे बच्चों में, स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक, जो हमने देखा था, दैट वाज फ़ोन एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और एक गेम है जो बहुत ही पॉपुलर है, जो आपने मेंशन करी, पबजी, जिसमें कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा आवर्स उस पर ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ एडिक्शन। एडिक्शन एक
न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है जिसमें एक रिवॉर्ड पाथवे ब्रेन में एक्टिवेट होता है, और जब हमें उस चीज़ से वो रिवॉर्ड मिलता है तो हम उस चीज़ को बार बार करते हैं। हमारे सेंटर का एक ही मोटिव है कि हम डी एडिक्शन इस तरह से करते हैं कि पेशेंट का उस चीज़ में रिलैप्स यानी कि वो वापस उस चीज़ में ना आ जाए। ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ थेरेपी, जो कि एक प्रोग्राम तरीके से 6 to 8 वीक्स का एक ट्रीटमेंट होता है, एक रिजीम फॉलो किया जाता है जिससे पेशेंट को इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो एडिक्शंस हैं उससे छुटकारा मिलता है। डॉक्टर शीनम, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाना या काउंसलिंग के लिए आपके पास आना, तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि छोटे बच्चे को लेकर कहाँ मतलब हम जाएं या इज़ इट एक्चुअली नेसेसरी, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो आप मेरे व्यूअर्स को बताएं जो अपने बच्चों को खुद ही पेरेंट्स हेल्प कर सकें? जी डॉक्टर मीनू, इसमें कुछ मैं पेरेंट्स के लिए बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो पेरेंट्स बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। जब आप अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए ब्रेक देंगे, उसको साइड पे रखेंगे, तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर आप बात करते हुए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए फ़ोन पे हमेशा रहते हो तो बच्चा उसी चीज़ को रीमॉडल करता है। सो अगर हमारे बच्चों में, घर में हम कॉमनली देखते हैं कि बच्चा रो रहा है तो हम उससे फ़ोन दे देते हैं, अगर बच्चा कोई नई चीज़ मांग रहा है तो हम उसे गेम खेलने के लिए देते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट नीड टू चेंजेस कि हमें जो नंबर ऑफ़ आवर्स उसको फ़ोन या स्क्रीन टाइम देना है उसको कम करना रहता है। नंबर 2 दैट दे कैन डू इज़ दे कैन सेट अप अ रिवॉर्ड। जैसे मैंने बात करी कि एडिक्शन एक रिवॉर्ड पाथवे के ऊपर बेस्ड है। अगर हम बच्चे को कुछ ऐसे छोटे रिवॉर्ड सेट करें कि अगर आप ये गेम 2 घंटे के लिए वीकली खेलोगे इंस्टेड ऑफ 4 to 5 आवर्स, तो हम इसको एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हैं एंड दैट रिवॉर्ड कैन चेंज वीकली, तो हम वो रिवॉर्ड चेंज कर सकते हैं। थर्ड इज़ आजकल बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर पे, iOS पे, जिसके थ्रू हम अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, या हम पेरेंटल कंट्रोल अपना सकते हैं जिससे बच्चों का एक्सेस टू इंटरनेट या फ़ोन थोड़ा कम किया जा सकता है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके बच्चे को इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप ऑनलाइन भी अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं सो दैट वी कैन बिगिन द डिटॉक्स एंड द डी एडिक्शन। डॉक्टर शीनम, मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को स्पेशली जो लोग अल्कोहल या स्मोकिंग से एडिक्टेड हैं और एक टाइम के बाद डेफिनेटली दीज थिंग्स स्टार्ट टेकिंग अ टॉल ऑन योर हेल्थ, और वो अपनी हेल्थ इश्यूज से भी परेशान है बट किसी कारण वो छोड़ ही नहीं पाते। जैसे आपने बोला इट इज़ रिवॉर्डिंग, सो एक हैप्पी हार्मोन सिक्रीशन होता है, तो दे ऑलवेज दैट क्रेविंग कीप्स ऑन कमिंग। तो उनके लिए भी कुछ आप ऐसा बता सकते हैं घर बैठ के जो वो खुद को हेल्प कर पाएँ? यस डॉक्टर मीनू, सबसे कॉमनली अल्कोहल और जो स्मोकिंग डी एडिक्शन है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस नहीं है। इट टेक्स अराउंड 6 to 8 वीक्स, यानी कि 6 से 8 हफ्ते में आप अल्कोहल या स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। अल्कोहल के लिए बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जब आप लेते हो, चाहे उसका एक रिवॉर्ड पाथवे वो एक्टिवेट करता है, बट हम सबको पता है कि उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स के साथ हम पेशेंट्स को हॉस्पिटल में देखते हैं, जैसे कि लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, या हमें किसी तरह की कोई बॉडी में इन्फेक्शन होना या हाइपरटेंशन होना या डायबिटीज़ होना। ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये अल्कोहल की हाई अब्यूज़ की वजह से ही होते हैं। पेशेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी उसके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उसे लगता है कि उसे ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। वो रिपीटेडली रेफर्ड होता है टू अ साइकेट्रिस्ट। तो मुझे ये समझ आता है कि इन तरह के पेशेंट्स में हम सबसे पहले इनके साथ एक कंसल्ट करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि अल्कोहल आप क्यों ले रहे हैं। कई बार अंडरलाइंग कॉज आपके कोई फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं कि मुझे बहुत बड़ा अभी रिसेंटली कोई लॉस हुआ है उसकी वजह से मैं अल्कोहल ले रहा हूँ, या मुझे नींद नहीं आती है डॉक्टर साहब मैं तो नींद के लिए लेता हूँ। तो अगर हम उसका अंडरलाइंग कॉज समझ जाएं और उसको ट्रीट करें तो अल्कोहल का डी एडिक्शन करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके लिए आप किसी भी न्यूरो बाय साइकाट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। और स्मोकिंग डी एडिक्शन, जैसे डॉक्टर मीनू ने बात करी अभी, स्मोकिंग डी एडिक्शन के लिए बहुत ही कॉमनली एंड ओवर द काउंटर निकोटिक्स गम या निक्लॉन्स जेलीज अवेलेबल हैं जो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, जो कि सिंपल काम करते हैं कि हमारी जो डिज़ायर है स्मोक को लेके उसे कम करते हैं। एंड अगेन इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस ऑफ 6 to 8 वीक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर शीनम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। मैं समझती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए ये बहुत वैल्यूएबल और अच्छा एपिसोड रहा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मीनू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर शीनम से बात करना चाहते हैं, उनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर मैं दोबारा दे रही हूँ, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, इनसे मिल भी सकते हैं। और अब
मिलते हैं एक ब्रेक के बाद एक और गेस्ट के साथ। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज़्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने बात करी मेंटल हेल्थ की, अब बात करते हैं डेंटल हेल्थ की। आपको पता है डेंटल हेल्थ ठीक ना होने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन्हीं के बारे में जानते हैं डॉक्टर विनीत जैन से। वेलकम टू द शो डॉक्टर विनीत जैन। थैंक यू डॉक्टर मीनू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। डॉक्टर जैन, सबसे पहले तो बात करते हैं हाइजीन की। तो डेंटल हाइजीन के बारे में आप मेरे व्यूअर्स को बताएं, व्हाट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन। देखिए, डेंटल हाइजीन में जो आता है मेनली आता है कि हम अपने माउथ को साफ़ कैसे रखते हैं और क्लीन कैसे रखते हैं। तो इसमें क्लीनिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ द ब्रशिंग। जी। स्कूल से लेकर आज तक कभी भी ये नहीं हमें सिखाया गया कि हमें ब्रशिंग कैसे करनी है। आज भी मैं जब अपने पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि ब्रशिंग कैसे करनी है तो दे आर सरप्राइज कि हम 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, हमें किसी ने नहीं बताया ब्रशिंग कैसे करनी है, और हम इतने टाइम तक हम ब्रशिंग गलत कर रहे थे। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू ब्रश प्रॉपरली। हमें सबको पता होना चाहिए कि हमें ब्रश कैसे करना है, और तभी हम अपने मुंह को साफ़ रख सकेंगे और उसको हाइजीन अपने मुंह की मेंटेन कर सकेंगे। क्योंकि अगर हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हम बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स जैसे दांतों का सड़ना या पायरिया, खून आना, तो उन चीज़ों से हम बच सकते हैं सिर्फ एक ब्रशिंग प्रॉपरली सीखने से। तो डॉक्टर जैन, आप मेरे व्यूअर्स को भी बताएं हाउ, व्हाट इज़ द राइट वे टू ब्रश योर टीथ। ओके, ठीक है, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बताता हूँ कि हम ब्रशिंग प्रॉपरली कैसे करनी चाहिए। तो ये समझिए, ये हमारे दांतों की बनावट है, एंड दिस इज़ अवर माउथ एंड दिस इज़ द ब्रश दैट वी हैव। सी द मोस्ट फर्स्ट द कॉमन प्रॉब्लम इज़ द टाइम। बहुत पेशेंट्स बहुत कम टाइम के लिए ब्रश करते हैं और कई पेशेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ब्रश करते हैं, और दोनों ही चीज़ें हार्मफुल हैं। अगर आप कम टाइम के लिए ब्रश करेंगे तो दांत क्लीन नहीं होंगे, हर एरिया क्लीन नहीं होगा, और आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ब्रश करेंगे तो दांत घिस जाते हैं, उनमें गड्ढे हो जाते हैं। सो सबसे पहले टाइमिंग में ये है कि हमें 2 से 3 मिनट के लिए ब्रश करना है। अगर आप पावर इलेक्ट्रिकल ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हैं तो 2 मिनट्स इज सफिशिएंट, और आप मैनुअल ब्रश यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ये आप सामने देख रहे हैं तो 3 मिनट्स इज़ अ गुड टाइम कि हम प्रॉपर ब्रशिंग कर सकें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें नहीं पता कि हमें ब्रश करना कहाँ है। हम सोचते हैं कि हमें जो ये दांत हैं सिर्फ दांतों के निचले हिस्से में ब्रश करना है, बट हमें ब्रश करना है ये जो मसूड़े और दांतों का जो ये जंक्शन होता है, यहाँ पर मैल सबसे ज़्यादा जमा होता है और यहीं पर मसूड़े फूलते हैं और नीचे जो हड्डी है वो घिसती है। तो हमें इस एरिया को ब्रश करना होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज़, जब हम ब्रश करते हैं तो हम अपना मैक्सिमम टाइम ब्रशिंग का सिर्फ फ्रंट के दांतों को साफ करते रहते हैं। एक बार ही अंदर जाते हैं, फिर वापस आकर उनको साफ करने लग जाते हैं। तो जितना भी टाइम हम ब्रशिंग पे देते हैं उसका 90% टाइम हम सिर्फ बाहर के दांतों पे ही लगा देते हैं, तो अंदर के हमारे दांत साफ नहीं होते। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वी हैव अ टेक्निक हाउ टू डू ब्रश प्रॉपरली। और इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम इसको हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, क्वाड्रेंट्स में। लाइक दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 1.5 मिनट्स ऊपर, 1.5 मिनट्स नीचे। तो 1.5 मिनट हमने ऊपर किया, 1.5 मिनट नीचे किया। उस 1.5 मिनट में 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हमने एक एरिया कर लिया 30 सेकेंड्स में तो हम उस एरिया पर दोबारा नहीं आएंगे, हम नए एरिया पर जाएंगे और दांत के सभी एरिया साफ हो जाएंगे। अब देखते हैं हमें ब्रश कैसे करना है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें ब्रश करते हुए दांतों और ये मसूड़ों के जंक्शन पे ध्यान देना है। तो हमें अपना ब्रश सीधे नहीं रखना है बल्कि 45 डिग्रीज पर टिल्ट कर कर ऐसे गम्स दांत और मसूड़े के जंक्शन पर रखना है। यहाँ पर रख के थोड़ा थोड़ा रोटेटिंग मोशन देते हुए, जैसे आप काउंट कर सकते हैं अपने मन में 1 2 3 4 5, देन मूव टू नेक्स्ट सेट ऑफ टीथ 1 2 3 4 5, एंड देन you can go to the inside part and again repeat the same motion. तो इस क्वाड्रेंट के करने के बाद हम फ्रंट टीथ पर आते हैं। ना फ्रंट टीथ में अगेन द मेन प्रॉब्लम इज कि हम मुंह को बहुत ज़्यादा वाइड ओपन कर लेते हैं और हमारे लिप्स बहुत टाइट रहते हैं, जिसके कारण हमारा ब्रश लिप्स के नीचे नहीं जा पाता। इसलिए हमें आधा मुंह खोलना है और लिप्स को लूज करना है और अपने ब्रश को लिप्स के नीचे ले जाकर अगेन जो टूथ और गम्स का जंक्शन है वहाँ पर रखना है
and again rotating motion 1 2 3 4 5 you can count in your mind, then again 2 teeth and then again 2 teeth. And the inside of these inside of these teeth, normally what we do is we do the motion like that, but we don't have to do like that. Take one tooth, to and fro motion, then the next and the other one. Similarly, this quadrant is similar as we have shown here. And similarly the lower side, 1.5 minutes, 30 seconds. Now we don't have to go to the upper teeth. 1.5 minutes we have spent cleaning those teeth. अब नीचे वाले दांतों को साफ करेंगे. अगेन सेम मोशन देते हुए 45 डिग्रीज के एंगल पर दांतों और गम्स के जंक्शन पर. अगेन वी हैव टू डू द सेम. सिमिलरली लोअर टीथ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैल जमता है नीचे की तरफ. जो नीचे के दांत होते हैं उसमें जो टंग की तरफ एरिया होता है सबसे ज़्यादा मैल वहाँ पर देखा जाता है. तो अगेन 45 डिग्रीज के एंगल पर लिप्स के नीचे एंड एक एक दांत को सिंगल लेकर हमें साफ करना है. सिमिलरली हेयर. एक और चीज़ देखी गई है प्रेशर. जैसे हम पेंटिंग करते हैं और ब्रश को जो हम यूज़ करते हैं पेंट करते हुए, तो जो प्रेशर हम उस टाइम लगाते हैं विच इज़ मिनिमल, उसी प्रेशर से हमें अपने दांतों को ब्रश करना है. आमतौर पर लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, ये सोचते हैं कि जितना प्रेशर लगाऊंगा उतना ज़्यादा साफ़ होगा, बट ये चीज़ गलत है. ज़्यादा प्रेशर लगाने से दांत घिस जाते हैं और उसमें गड्ढे हो जाते हैं जिसमें कल को खाना फंसता है और कीड़ा लग सकता है. तो ब्रश हमें बिल्कुल हल्के हाथ से और हल्के प्रेशर से लगाना होता है. प्लस जिस तरह आपको अभी दर्शाया गया कि हिस्सों में डिवाइड करके और 3 मिनट्स लेके अगर आप ब्रश करेंगे तो आप बहुत सारी डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं. रियली वंडरफुल डॉक्टर जैन. डॉक्टर जैन, अब ये बताएं, जब ये तो क्लीनिंग की बात हुई विच इज़ द स्टार्ट, लेकिन इसके बावजूद कीड़ा लग गया फिर? देखिए, इसमें भी जब मैं मरीज़ों से बात करता हूँ और दांतों में कीड़ा लगा होता है, उनके बच्चे आते हैं या वो खुद आते हैं और मैं कहता हूँ आपके 6 दांतों में 10 दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, तो सबसे पहले जो उनका जवाब होता है कि हम तो 2 बार 3 बार ब्रश करते हैं. तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कीड़ा लगना ब्रशिंग डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. कीड़ा जो लगता है वो हमारी फूड हैबिट से लगता है कि हम क्या खाते हैं और कितनी बार खाते हैं. क्या खाने में टाइप ऑफ फूड में आ जाता है चिपचिपा फूड जो दांतों पे चिपक जाता है, जिसमें चॉकलेट्स कैंडीज़ आ गए. देन मीठा, जो भी मिठाइयाँ हैं, प्लस बिस्किट्स. लोग सोचते हैं मीठा मतलब सिर्फ टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स या फिर मिठाइयाँ, बट बिस्किट्स भी चिपकते हैं और वो बिल्कुल ग्लूकोज होते हैं. तो हम क्या खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी बार खाते हैं. अगर कोई आदमी कहता है कि जी मैंने 1 लड्डू खाया या 1 की बर्फ़ी खाई मैं पूरे दिन में, लेकिन अगर वो उस बर्फ़ी को 6 बारी थोड़ा करके खाता है, तो हमारे डेंटल के हिसाब से उसने 1 बर्फ़ी नहीं खाई, उसने 6 बर्फ़ी खाई. तो मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ जितना मीठा खाना है 1 बारी में खा लो, बार बार नहीं खाना. जी. और मील के बाद में जो हमारी ये इंडियन ट्रेडिशन में है कि भाई डेजर्ट मील के बाद होना चाहिए, वो बहुत नुकसान देता है. अगर आपको मीठा खाना है तो खाने के बीच में खा लो या खाने के पहले खा लो, क्योंकि उसके बाद जब हम खाना खाएंगे, सैलड खाएंगे, रोटी खाएंगे, तो वो उसको क्लियर कर देगा. करेक्ट. कुछ कुछ भी चिपका हुआ होगा, कुछ भी अगर मीठा लगा हुआ है तो वो साफ़ हो जाएगा. जी. तो इसलिए मीठा जितना कम खाएं उतना अच्छा है, और अगर खाना भी है तो एक ही बारी में खाएं, उसको बार बार थोड़ी देर में ना खाएं. जैसे मंचिंग की हैबिट्स होती है कई लोगों में, तो उनमें कीड़ा ज़्यादा देखा जाता है. तो ये तो हो गया हमारा डाइट के बारे में. दूसरा हमारा होता है कि हम ऑब्वियसली अगर डाइट खाना फंस गया है तो हम उसको सफाई करें. अगर हम सफाई करें, अब हर मील के बाद ब्रशिंग तो हम नहीं एडवाइस कर सकते, बट हाँ मॉर्निंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रात को ब्रश करना. बिकॉज रात को आप ब्रश करेंगे, कहीं पर भी अगर खाना फंसा हुआ है वो साफ़ हो जाएगा, तो कीड़े लगने से बच सकते हैं. कहीं पे भी खाना फंसा रहेगा तो वहाँ पर कीड़ा लगेगा ही लगेगा. जी. तो अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे कि मीठा कम रखेंगे अपनी डाइट में, और ब्रश करते हुए कहीं पर भी ऐसा ना देखें कि खाना फंस रहा हो. अगर कहीं खाना फंस रहा है तो यू नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट, अदरवाइज वहाँ पर सड़न और कीड़ा लगेगा ही लगेगा. डॉक्टर जैन, बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के इम्प्लांट्स को लेकर. कोई सोचता है बहुत दर्द होगा, कोई कहता है कि इम्प्लांट फेल हो जाता है. सम पीपल इवन वांट टू नो कि इम्प्लांट क्या दोबारा भी कराना पड़ता है और क्या कराया जा सकता है. तो मैं चाहूँगी ये वाले मिथ्स आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्लियर करें. देखिए, इम्प्लांट्स हम जब करते हैं जब हमारे मुंह में दांत नहीं होता, चाहे वो एक दांत हमें निकालना पड़े या एक से ज़्यादा दांत निकालना पड़े.
कई मरीज़ों में एक भी दांत नहीं होता। तो हम जो इम्प्लांट करते हैं वो जड़ का काम करता है। तो उस जड़ को, जैसे दांत होता है, अगर हम उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक जड़ होता है और ऊपर का हिस्सा होता है। तो जब भी हमारे दांत नहीं है, लोगों को दिखता है कि हमें ऊपर का हिस्सा दांत लगाना है, बट उसको लगाने के लिए हमें कहीं से सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये समझिए कि इम्प्लांट टाइटेनियम का बना होता है, एक पेंच की तरह होता है, और उसको जब हम हड्डी में जब डाल देते हैं तो वह जड़ का काम करता है और उसकी मदद से फिर हम ऊपर दांत लगा सकते हैं। तो अब ये अगर एक दांत मिसिंग है तो हम एक इम्प्लांट पे एक दांत लगा देते हैं, और अगर किसी मरीज़ के एक भी दांत नहीं है, नीचे बिल्कुल खाली है या ऊपर बिल्कुल खाली है, तो 4 या 6 इम्प्लांट लगाकर हम उसको 12 या 14 दांत भी दे सकते हैं। ओके। और इससे ये सबसे नेचुरल तरीका है दांतों को रिप्लेस करने के लिए। तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल दांत नेचुरल हो गए हों, और वह सबसे ज़्यादा प्रेशर भी लगा सकता है खाने से, एज़ कम्पेयर टू अगर हम हटाने और निकालने वाले जो डेंचर्स आपने देखा होगा कॉमनली लोग लगाते हैं, तो उसमें इतना हम प्रेशर नहीं दे पाते और लोग हर चीज़ नहीं खा पाते। बट इम्प्लांट्स लगाने के बाद लोग अच्छे से खा पाते हैं। जी। दूसरी चीज़ जो लोगों को ये डर होता है कि बहुत पेन होगा, सर्जरी है, तो जो इम्प्लांट्स है, जैसे हम दांत निकालते हैं, सुन करते हैं और दांत निकाल देते हैं, सेम तरीके से हम लोग सुन करते हैं और इम्प्लांट लगा देते हैं। मरीज को बिल्कुल नहीं पता चलता कि हमने कुछ काम किया है, कुछ दर्द नहीं होता, और 2-3 दिन की उसके बाद दवाई देते हैं, जैसे दांत निकालने के बाद देते हैं, और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। ओके। अब जैसे आपने कहा कि भाई ये दोबारा कराना पड़ सकता है, देखिए एक सर्जिकल प्रोसीजर है, आजकल इम्प्लांट्स का 98 to 99% सक्सेस रेट है। अब 1% अगर किसी की बॉडी में नहीं सूट किया या कोई इन्फेक्शन हो गया किसी वजह से, तो उस केस में इम्प्लांट फेल कह सकते हैं या हिलने लग जाता है, तो वह इन्फेक्शन ठीक करने के बाद हम इम्प्लांट दोबारा भी लगा सकते हैं उस पेशेंट में, और दोबारा वह सक्सेसफुल हो जाता है। ओके। डॉक्टर जैन, कोविड के बाद बहुत सारे अजीब अजीब केसेस आए कि लोगों को बहुत हेडेक्स होने लगी, या बैक में पेन होता है, नेक में पेन होता है, एंड देन इट इज़ रिलेटेड टू डेंटल प्रॉब्लम। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, ऐसा भी होता है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिकॉज ये बहुत लोगों को नहीं पता कि स्ट्रेस के कारण जो कोविड-19 में हमने देखा गया, चाहे वो स्ट्रेस फाइनेंशियल रीज़न से रहा हो, पर्सनल हेल्थ से रहा हो, या कोई लॉस फैमिली में हुआ हो, तो पेशेंट्स लोग बहुत स्ट्रेस में थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड-19, और बॉडी का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने का। तो जब वो बॉडी स्ट्रेस रिलीज़ करती है तो वो स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं दांतों को बीच के या दांतों को रगड़ के, और पेशेंट इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाते। स्पेशली रात को होता है, या दिन में भी आप टीवी देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो, सोचते सोचते आप दांत दबा रहे हो और दांत पीस रहे हो। दांत दबाने और दांत पीसने से क्या होता है कि ये हमारी मसल्स होती हैं कुछ, यहाँ सर में, इधर गर्दन में, और यहाँ साइड ऑफ द फेस में, ये मसल्स काम करने लगती हैं। जैसे ही हमारे दांत आपस में छूते हैं, ये मसल्स काम करने लगती हैं। अब ये सोचिए कि उनको पूरी रात अगर काम करना पड़े मसल्स को, तो उन्हें रेस्ट तो मिला नहीं। तो जब मसल्स पूरी रात काम करती रहेंगी तो वो थक जाती हैं, तो हमारा हेडेक, नेक पेन, यहाँ पर मुंह खोलते हुए आवाज़ें आने लगती हैं, और सभी यहाँ फेस की तरफ पूरा दर्द होता है। अब मरीज ही है नहीं समझ पाता कि ये किस वजह से है। तो वह मेरे पास मरीज आया, एक वह न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी गया, उसने 2 बार MRI भी कराई अलग अलग, वह ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी गया, वह फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गया बहुत बार, बट अल्टीमेटली जब वह मेरे पास आया तो मैंने उसकी प्रॉब्लम उसको समझाई कि क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आमतौर पे हमें लगता है मुंह बंद करने का मतलब है दांतों को बंद करना। मुंह बंद करने का मतलब होता है होठ बंद करना, और दांत में गैप रहना चाहिए, टीथ शुड बी सेपरेट। तो ये हम लोगों को नहीं पता होता, हम आमतौर पर ही दांतों को बंद कर लेते हैं, आपस में दांतों को बीच लेते हैं, और जब ये स्ट्रेस के साथ कंबाइन हो जाता है तो वे ज़ोर से बीचते हैं या ज़ोर से रगड़ते हैं, तो उस कारण बहुत हेडेक या उस चीज़ की प्रॉब्लम रह सकती है। तो जब ये लोगों को समझ में आता है तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती हैं। प्लस एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी बनता है जिसको हम नाइट गार्ड कहते हैं, जो रात को मरीज लगा सकते हैं, और जिससे दांतों पे प्रेशर कम आएगा तो मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगी, और फिर हमें इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है यहाँ तक की, और मैं समझती हूँ मेरे व्यूअर्स के बहुत सारे मिथ्स टूटे भी होंगे। डॉक्टर जैन से अगर आप बात करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, तो इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन फॉर कमिंग ओवर, इट वाज रियली वंडरफुल टू हैव यू। थैंक यू डॉक्टर मीनू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।
थैंक यू एवरीवन। तो जुड़े रहिए दोस्तों, अगले हफ्ते फिर और एक्सपर्ट से मिलेंगे इसी शो में, डॉक्टर मीनूज शो। थैंक यू।